देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के साथ कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ते मामलों पर राज्य सरकारें एक्शन में है, पाबंदियां लगा रही है। पश्चिम बंगाल में सोमवार से सभी स्कूल और कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से पूरा देश तीसरी लहर झेलने की कगार तक पहुंच चुका है। नए साल में कोरोना में तेज उछाल, मंडराने लगा लॉकडाउन का खतरा। क्या शुरू हो गई कोरोना की तीसरी लहर? नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में कोरोना केस में अचानक तेज उछाल आ गया है। बड़े शहरों में यह उछाल कुछ ज्यादा ही है। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या फिर बेंगलुरु, सभी जगहों पर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली में हर अगले दिन कोरोना के मामलों में करीब 50% का इजाफा दिख रहा है। पिछले 3 दिनों पर नजर डालें तो केस डबल हो गए। तो 30 दिसंबर को 1313 मामले सामने आए थे, तो 31 दिसंबर को 1796 मामले दर्ज किए गए और नए साल यानी 1 जनवरी को यह आंकड़ा 2716 तक पहुंच गया। अभी हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, प्रीवियस डाटा को कंपेयर करोगे, अब के डाटा को कंपेयर करोगे तो इसमें आप एक खास बात देखोगे। इसके अंदर अभी हमारे 1 हफ्ते पहले तक जो 100 से कम केसेस आ रहे थे दिल्ली में, और 1 हफ्ते के अंदर ही कल का आप डाटा देखोगे तो 2700 के आसपास केस है। तो इस जो ये वेरिएंट है कोरोना वायरस का, इसकी एक पार्टिकुलर बात क्या, तेज फैलता बहुत तेजी से है। अभी जो शुरू का जो डाटा अवेलेबल है उसके हम कह सकते हैं वो 5 गुना ज़्यादा तेजी के साथ फैलता है। तो जिस तरह से बढ़ रहा है तो हम इसको ओमिक्रॉन वेव ही मानेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पर केजरीवाल सरकार एक्शन में है, लगातार तैयारियों का जायजा ले रही है, लेकिन जिस रफ्तार से एक्टिव केस में इजाफा हो रहा है उससे परेशान होने की बात है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। पैनिक करने की, चिंता करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं। पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। दिल्ली सरकार भले ही कह रही है कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन बाजारों में उमड़ी भीड़ चिंता की लकीरें खींच रही है। राजधानी में येलो अलर्ट लागू है, कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, बावजूद इसके लापरवाही में कमी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सटा हुआ ये क्षेत्र है। हालांकि पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। जो आनंद विहार बस अड्डा थाने की पुलिस वो यहाँ पर चेकिंग कर रही है, लोगों से मास्क लगाने के लिए गुजारिश कर रही है। बाजार में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऑड इवन नियम लागू होने की वजह से दुकान कम खुलने के बाद भी दिल्ली के बाजारों में लोगों की भीड़ पहुंच रही है। खरीदारी के दौरान लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते भी नजर आए। कुछ दुकानों में ग्राहकों की अधिक भीड़ भी दिखाई। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बताया है कि राज्य के 10 मंत्री अब तक कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। तो 30 दिसंबर को 5368 मामले सामने आए थे, तो 31 दिसंबर को 8067 केस सामने आए और नए साल यानी 1 जनवरी को यह आंकड़ा 9170 तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा मामले मायानगरी मुंबई से आ रहे हैं, जिस वजह से मुंबई में एक्टिव केस का आंकड़ा अब 20,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना के मामले तकरीबन सभी राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 30 दिसंबर को 2128 केस दर्ज किए गए थे और 1 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर के 4512 तक पहुंच गया। तमिलनाडु में 30 दिसंबर को 890 मामले सामने आए थे, जो 1 जनवरी को 1489 तक पहुंच गया।
पंजाब में 1 जनवरी को 332 केस दर्ज किए गए। बढ़ते केस के चलते कई राज्य सरकारें बंदिशें लगानी शुरू कर चुकी हैं। बंगाल में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद करने का सरकार ने आदेश दिया। स्पा, ब्यूटी पार्लर, जू और एंटरटेनमेंट पार्क पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। प्राइवेट और सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ ही खुल रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और 3 अन्य जिलों में सिनेमा हॉल, खेल परिसर बंद किए गए हैं। सरकारी और निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ ही काम कर रहे हैं। हरियाणा में भी सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का सरकार ने आदेश जारी किया। तेलंगाना में सभी तरह की रैलियों और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना तय किया गया। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। दिल्ली में सभी स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। रविवार को 27,000 से ज्यादा मामले आए। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो इसमें भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही किसी पर भी भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण वोटों के लिए सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सूबे की सियासी बाजी जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण समुदाय को रिझाने में लगे हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर खूब राजनीति हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्राह्मण वोटों की राजनीतिक ताकत कितनी है, जिसके लिए बीजेपी से लेकर एसपी और बीएसपी सभी दल व्याकुल नजर आ रहे हैं। और चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को ब्राह्मणों की याद क्यों सताती है? यूपी में चुनाव नजदीक है, उसके पहले सभी राजनीतिक दल जातीय गोटियां फिट करने में जुट गई है। प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। ब्राह्मणों के 12% वोट साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों का भगवान परशुराम प्रेम जाग गया है और उनकी मूर्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण समाज को लेकर खूब राजनीति हो रही है। बसपा, सपा से लेकर बीजेपी सभी पार्टियां विप्रों को लुभाने में जुटी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट काफी मायने रखते हैं और इन वोटों के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। आज ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से तैयार है समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार अनाचार किया है इतने दिनों में, आज अब ब्राह्मण समाज उसका बदला वोट से देकर माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। और आने वाले समय में दिखा देंगे समाजवादी पार्टी को मजबूत करके। माननीय अखिलेश यादव जी को के नेतृत्व में सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर विश्वास कर दिया है। मूर्ति की सियासत को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगवाने जा रही है। मूर्ति के साथ 68 फीट के फर्श से भी वोटों की फसल काटने की पूरी तैयारी है। योगी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सफर करने वाले लोग अब सपा की ओर से लगाई जाने वाली भगवान परशुराम की मूर्ति भी देखेंगे। लखनऊ में भगवान परशुराम का मंदिर आज आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इस ब्राह्मण सियासत में समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की घोषणा की। मायावती ने भी सरकार बनने के बाद उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाने का वादा किया है। सूबे में बसपा ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, तो ब्राह्मण वोटों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व एक्टिव हो गया है। बैठक कर सूबे के ब्राह्मण नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए कमेटी बनाई गई है। यूपी में फिलहाल दलित बीएसपी, यादव एसपी के पक्ष में दिखते हैं। ऐसे में बीजेपी को हर हाल में ब्राह्मण वोटों को अपने पक्ष में करना जरूरी है। यूपी में ब्राह्मणों का वोट तकरीबन 10 से 12% है और यूपी का चुनावी इतिहास बताता है कि ब्राह्मणों ने किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
धर्म संसद हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। अब इसकी जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन भी किया है। एसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में भड़काऊ भाषण की जांच की जाएगी। इसी बीच यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी। यति नरसिंहानंद की बड़ी मुश्किलें। हेट स्पीच की जांच के लिए बनी एसआईटी। ये तस्वीर हरिद्वार धर्म संसद की है। पिछले साल 17 से 19 दिसंबर तक खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन आश्रम में इसका आयोजन किया गया। आरोप लगा कि धर्म संसद में भड़काऊ बयानबाजी हुई। धर्म संसद में हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक दबाव बनाया गया, जिसका असर दिख रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने हेट स्पीच की जांच के लिए एसआईटी टीम गठन करने की बात कही। एसआईटी के गठन के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। नरसिंहानंद पर आरोप है कि उन्होंने धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिया था। नरसिंहानंद के अलावा नफरती बयानबाजी के मामले में सागर सिंधु महाराज को भी आरोपी बनाया गया है। हेट स्पीच मामले से पहले ही वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती के खिलाफ भी मामला दर्ज था और अब इसमें नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज का नाम भी जुड़ गया है। हरिद्वार में धर्म संसद में नफरती बयानबाजी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाल ही में एक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि कई शिकायतों के बाद भी प्रशासन इस तरह के भड़काऊ भाषणों पर कार्रवाई करने में विफल रहा है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद पर आरोप है कि मंच से एक समुदाय के खिलाफ गलत बातें कही गई। मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि केवल हरिद्वार में, बल्कि रायपुर में भी जहरीली बयानबाजी हुई थी। कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसका चारों तरफ विरोध हुआ और छत्तीसगढ़ सरकार पर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया। कई दिनों के बाद कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद अब उत्तराखंड सरकार पर भी धर्म संसद के आरोपियों पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब बात मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश की। 6 महीने पहले सुल्ली डील्स नाम की ऐप आई थी। उसमें मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। मोदी सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी। अब एक बार फिर बुल्ली बाई ऐप की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। महिला पत्रकार की शिकायत पर ऐप को तो बैन कर दिया गया है, लेकिन महज 6 महीनों के अंतराल में 2 ऐप का एक जैसा एजेंडा होना एक बड़ी साजिश के संकेत दे रहा है। तकनीक का सहारा लेकर मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने वाला ऐप बुल्ली बाई की साजिश बेनकाब हो गई है। एक महिला पत्रकार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल शाखा में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बुल्ली बाई ऐप के जरिए केवल और केवल मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। बुल्ली बाई ऐप के कंटेंट को लेकर देश में बवाल मचा है, लेकिन बहुत से लोगों को इस ऐप के बारे में पता भी नहीं होगा। हम आपको बताते हैं कि बुल्ली बाई ऐप क्या है और कैसे काम करता है। बुल्ली बाई ऐप का इस्तेमाल करने के लिए GITHUB का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई बुल्ली बाई ऐप को खोलता है तो सबसे पहले यूजर को मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें दिखती हैं। उनमें से यूजर एक तस्वीर को सेलेक्ट करके बुल्ली बाई ऑफ द डे का विकल्प चुनता है और उसके बाद उस तस्वीर की बोली लगाई जाती है। फिर इसे हैशटैग बुल्ली बाई के साथ दिन भर ट्रेंड भी किया जाता है। इस तरह से मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की साजिश का खुलासा होने के बाद भारत सरकार ने भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की साजिश इसी अंदाज में पहले भी रची गई थी। तकरीबन 6 महीने पहले सुल्ली डील ऐप भी लॉन्च किया गया था। इस ऐप के जरिए भी मुस्लिम महिलाओं को टारगेट बनाया गया था। सुल्ली डील ऐप के खिलाफ शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तब भी मोर्चा खोला था और अब बुल्ली बाई ऐप के मुद्दे पर भी वो काफी मुखर नजर आ रही हैं। महिलाओं की फोटोज का इस्तेमाल कर खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट कर कम्युनल टारगेटिंग हो रही थी, उनके बारे में अश्लील बातें हो रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कमोडिटी की तरह यूज किया जा रहा था। तो मैंने इसके बारे में आईटी मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को, फिर 6 सितंबर को रिमाइंडर भेजा था, जिसका जवाब मुझे 2 नवंबर को मिला, जहां पे उन्होंने कहा कि इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहां पे बुल्ली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने आईटी मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस बवाली ऐप ने ओवैसी का पारा भी हाई कर दिया है। मुस्लिम महिलाओं को बार बार इस तरह से टारगेट करने के मामले पर मुस्लिम महिलाएं भी काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। बुल्ली बाई ऐप जो आया हुआ है, जिसमें हमारे मुसलमानों के फोटोज डाले जाते हैं, जिसे बेचा जाता है, ये सब कुछ होता है और ये सब अंडर द गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐप बंद नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ऐप किसी तरह से बंद हो, या हमारी गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है। गवर्नमेंट से दरखास्त है, ये ऐप बंद हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है इससे महिलाओं को कितना परेशानी हो सकता है? बहुत परेशानी हो सकती है लड़की लोग के लिए। हाँ, जो ऐप है ये मुसलमानों के लिए बंद करना चाहिए, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। ये ऐप पर मुस्लिम लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है, ये ऐप बंद करो कैसा भी करके। महिलाओं का अपमान करने वाली सुल्ली डील और बुल्ली बाई शिकायत के बाद बंद कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस तरह के ऐप को इस्तेमाल करने की इजाजत दी ही क्यों जाती है और ऐसी ऐप बनाने वालों का एजेंडा आखिर है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।